हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो के अंदर। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 FMM क्लास 11th। चैप्टर नंबर 5 वन शॉट रिवीजन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ना चाहेंगे। जी शुरू करते हैं। तो नमस्ते नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है टैक्सेशन एंड रेगुलेशन। पहली बारी में कंबाइन कर दी टैक्सेशन एंड रेगुलेशन। तो क्या होता है कि सिक्योरिटी फाइनेंशियल मार्केट्स में सिक्योरिटीज में जब डीलिंग ट्रेडिंग होती है, ट्रांजैक्शन होती हैं, तो उनमें टैक्स लगते हैं कई तरह के। जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उस पर टैक्स लगता है कंपनी को। जब आप सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। उसके बाद जब आपने कुछ शेयर होल्ड कर रखे हैं काफी टाइम से, उसके बाद आप उनको बेच देते हैं, उन पे प्रॉफिट होता है, उस कैपिटल गेन पे आपको टैक्स लगता है। तो ये जो सारा टैक्स है ये पर्सनली आपके लिए है, तो इस पे जीएसटी नहीं लगता। ये होता है इनकम टैक्स, जो कि डिफाइंड होता है इनकम टैक्स एक्ट में। उसके जो ये इन्होंने यहाँ पे सेक्शन दे रखा है उसकी जरूरत नहीं है आपको कुछ भी ध्यान रखने की। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है कि आपने बहुत टाइम से शेयर्स होल्ड कर, सिक्योरिटीज कोई भी सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है बहुत टाइम से, और अब आप उनको बेच देते हैं, तो उन पे आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो उस प्रॉफिट को हम कहेंगे कैपिटल गेन, क्योंकि आपकी कैपिटल जो है, आपने जो स्टार्टिंग में लगाई थी उस पे आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ या छोटा प्रॉफिट भी हुआ है। अगर वो शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है? 1 साल से ज्यादा। तो उस हिसाब से आपको कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर हम इनकम टैक्स एक्ट देखें तो हर साल फाइनेंस एक्ट आता है। अभी 1 फरवरी को आया था। तो हर साल फाइनेंस एक्ट आता है। वो एक अमेंडमेंट होती है इनकम टैक्स एक्ट में। अलग अलग जो भी प्रोविजंस आती हैं उसमें। तो ये है 2020-21 का, या फिर शायद उससे भी पुराना, पता नहीं क्या है। तो जब मैंने पढ़ा था तब मैंने भी यही रेट्स पढ़े थे, आप पढ़ रहे हैं आप भी यही रेट्स पढ़ेंगे। अभी रेट्स चेंज हो गए, पर क्योंकि आपके एग्जाम में यही आएगा तो आपको यही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी टीचर ने चेंज करवा दिए तो आप वो पढ़ सकते हैं। बुक में जो दिया होगा मैं वही कराऊंगा। यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप के फंड्स हैं: इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, हाइब्रिड इक्विटी फंड और हाइब्रिड डेट फंड। तो सबसे पहले एसटीसीजी जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और एलटीसीजी जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसमें इक्विटीज में क्या होता है, जब आप इक्विटी शेयर्स बेच देते हैं तो 15% का टैक्स लगता है। सेस और सरचार्ज जो है वो आप जोड़ के रखो हर किसी के साथ। मैं बस टैक्स का मैं बस टैक्स का रेट आपको बता दूंगा, आपने सेस और सरचार्ज जो है वो उसके साथ जोड़ के रखना है। तो एसटीसीजी इक्विटी फंड्स में है 15%, एलटीसीजी है 10% है। लेकिन 10% किस पे है? वो तो 15% पूरे पे है, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ उस पूरे पे। लेकिन 10% जो एलटीसीजी है वो किस पे है? मान लो आपको 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो फर्स्ट 1 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख के ऊपर जितना भी प्रॉफिट हुआ है उस पे 10% लगेगा, मतलब 50,000 पे 10% प्लस सरचार्ज प्लस सेस आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर है डेट फंड। डेट फंड में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर हुआ है आपको, तो यूजुअली वो डेट फंड जैसे शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स हो सकते हैं, कोई ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो 3 मंथ्स की होती हैं वो हो सकती हैं। तो उन पे आपको टैक्स लगेगा इनकम टैक्स की स्लैब रेट के हिसाब से। आप जिस भी स्लैब रेट में आते आपकी इनकम जिस भी स्लैब रेट में आएगी उस हिसाब से आपको उस पे टैक्स लगेगा शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा सेस और सरचार्ज मिला के। फिर है हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स का क्या मतलब। लेकिन 100% में से मेजर पोर्शन अगर इक्विटी का है तो, और बाकी पोर्शन किसी और एसेट क्लास का है जैसे डिबेंचर्स, गोल्ड, कमोडिटीज, ऐसे में है, तो वो हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड बन जाता है, क्योंकि मेजर पोर्शन उसमें इक्विटी का है। वैसे ही अगर मेजर पोर्शन डेट फंड का है तो वो हाइब्रिड डेट ओरिएंटेड फंड बन जाता है। तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड में एसटीसीजी आपको 15% देना पड़ेगा,
और एलटीसीजी 10% देना पड़ेगा 1 लाख के ऊपर जितना प्रॉफिट होगा। सेम बिल्कुल जैसे इक्विटी में था, जैसे इक्विटी में था वैसे ही हाइब्रिड इक्विटी में है, सेम कोई फर्क। वही सेम जैसे डेट फंड में था वैसे ही हाइब्रिड डेट फंड में है कि अगर शॉर्ट टर्म है तो इन्वेस्टर को स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, और अगर लॉन्ग टर्म है तो 20% और सेस प्लस सरचार्ज मिला के देना पड़ेगा। फिर हमारे पास इक्विटी स्कीम्स, बुक जिसने भी बनाई है कुछ तो फूक रखा था उसने। हाउ कैपिटल गेन्स टैक्स टैक्स दिया हुआ है। यहाँ पे इक्विटी स्कीम्स जो है वो तो डालने की जरूरत ही नहीं थी, वो उसके अंदर डाल दिया, पर चल दिया तो पढ़ना पड़ेगा। इक्विटी स्कीम्स में क्या दिया हुआ है कि मिनिमम 65% ऑफ नेट एसेट्स इन्वेस्टेड इन इक्विटी वीकली। यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे मतलब रैंडम फैक्ट्स दे रखे हैं कि सभी सभी की रेगुलेशन जो है, एनी स्कीम विच हैज मिनिमम 65% ऑफ इज एवरेज वीकली नेट एसेट्स इन्वेस्टेड इन इक्विटी इंडियन इक्विटीज इन एन इक्विटी स्कीम। कुछ समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। कुछ नहीं कह रहे हैं कि हर हफ्ते जो एसेट्स इन्वेस्ट होते हैं मार्केट में उनमें से 65%, कम से कम 65% एक इक्विटीज होती है। ये रूल नहीं है, ये फैक्ट है। बस ऐसे स्टैंड बता दिया, फेंक के मार दिया आपके मुंह पे। If the mutual fund units of an equity scheme are sold, redeemed, repurchased after 12 months, the profit is earned. मेन वर्ड क्या है? आफ्टर 12 मंथ्स। अगर आप एक म्यूचुअल फंड के थ्रू एक इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप उसको बेचते हैं, खरीदते हैं, रीपरचेज करते हैं 1 साल के बाद, तो जो प्रॉफिट होगा उस पर वो एग्जाम हो जाएगा। अगर आप एक म्यूचुअल फंड का करते हैं, वहीं अगर वो बेचा जाता है बिफोर 12 मंथ्स, it results in short-term capital gain. The investor has to pay 15% as short-term capital gains tax. सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं। अगर 12 मंथ के बाद सोल्ड कीवर्ड पकड़ लो, सोल्ड आफ्टर 12 मंथ्स तो प्रॉफिट एग्जाम्प्ट, सोल्ड बिफोर 12 मंथ्स तो इन्वेस्टर हैज टू पे 15% एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। While exiting the scheme, the investor will have to bear a securities transaction tax (STT) at 0.001% of the value of selling price. अब इसमें क्या कहना चाहते हैं कवि? कवि ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे थे और फिर आपने जो है आपको प्रॉफिट हुआ उसमें 50,000 का, आपने 1.5 लाख में बेच दिया, तो अब यहाँ पे आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगे। एलटीसीजी तो नहीं लगेगा क्योंकि प्रॉफिट आपका 1 लाख से ऊपर नहीं है। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग भी रहा है तो उसके साथ साथ आपको स्टॉक एक्सचेंज को नहीं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, चाहे वो प्रॉफिट में है चाहे वो लॉस में है, अगर वो लॉस में भी है तो भी आपको 0.001% ऑफ द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस पे करना ही पड़ेगा। इन्वेस्टर्स इन ऑल अदर स्कीम्स हैव टू पे कैपिटल गेन्स टैक्स इधर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। बाकी सब स्कीम में उनको एसटीसीजी या एलटीसीजी जो भी है पे करना पड़ता है। In case a scheme invests 100% in foreign equities, then such a scheme is not considered to be an equity scheme from taxation angle, and the investor has to pay tax even on the long-term capital gains from such a scheme. अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि इक्विटी स्कीम अगर आफ्टर 12 मंथ्स सोल्ड की गई है तो प्रॉफिट एग्जाम्प्ट हो जाता है टैक्स से। लेकिन अब अगर वो इक्विटी स्कीम 100% फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्टेड है, तो चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है, आपको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्सेशन बेनिफिट एंड टैक्सेशन। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस पे जो 5-6 मिनट हम खर्च करने वाले हैं वो बिल्कुल रद्दी वेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट ही हट गया है टैक्सेशन से। अभी नोटिफिकेशन आएगा उसमें कुछ इंडेक्सेशन आ जाएगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ये जो आपकी बुक में दिया हुआ है, क्योंकि टैक्सेशन एक ऐसा टॉपिक है वो हर साल चेंज होता है, और ये बुक बनी थी 2021 में, उसके बाद से इन्होंने कोई चेंज नहीं किया इसमें। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसमें आपको नंबर्स पे फोकस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि इंडेक्सेशन होता क्या है। तो इंडेक्सेशन जो है अभी कोई रेलेवेंस नहीं है। इसमें हमें बेनिफिट मिलता है इन्फ्लेशन के फैक्टर से। इन्फ्लेशन क्या होता है? आपने 2001 में कोई चीज खरीदी थी 100 रुपए की, वो 2025 में 100 रुपए की नहीं है, 2025 में वो 300 साढ़े 300 रुपए की है।
तो 350 से 100 के बीच में जो डिफरेंस है वो इन्फ्लेशन है। टाइम के साथ उस चीज का प्राइस बढ़ जाना उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर वो प्राइस घट जाता तो उसको डिफ्लेशन कहते हैं। यहाँ पे आपने सिक्योरिटी मान लो खरीदी 2010 में 10 रुपए की, उसको बेच दिया 2015 में 30 रुपए का, तो कॉस्ट जो है वो 10 रुपए है। प्रॉफिट जो है हमारे पास 30 - 10 20 है। अभी 20 का जो प्रॉफिट है वो इन्फ्लेशन इंक्लूड करता है और इन्फ्लेशन का रेट हम मान लेते हैं 12% चल रहा है। तो एडजस्टेड कॉस्ट जो आएगी वो यहाँ पे 10 × 1 + 12% आएगी। मतलब 2010 की चीज खरीदी हुई सिक्योरिटी 2015 में अगर खरीदी होती तो उसका क्या रेट होता, वो उसका फॉर्मूला है। तो 11.2 रुपए 2015 का एडजस्टेड कॉस्ट है। पक्का प्रॉफिट क्या है, जो 20 रुपए प्रॉफिट था -11.2 कर दिया हमने, 18.8 रुपीज प्रॉफिट आ। द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज नोटिफाइड बाय द सीजी। द सेम इज यूज्ड बाय द टैक्स पेयर फॉर कैलकुलेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता रहता है। अभी जो इन्फ्लेशन चल रहा है, इंडेक्स चल रहा है, वो 23-24 का 348 था। 24-25 का क्या है उसके बारे में मैं अवेयर नहीं, पर 23-24 का 348 था। और इसका बेस होता है 2001। तो 2001 में जो चीज 100 रुपए की थी वो पिछले साल 348 की होती, अभी कुछ 357 या 367 कुछ हो गया हुआ है। इस एग्जाम्पल में क्या किया, तो अगर जनवरी 2006 में 10,000 रुपए के म्यूचुअल फंड खरीदे थे हमने, म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदे थे, उसको 50,000 रुपए का बेच दिया हमने 23-24 में। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ उसको मत ध्यान दें, थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन मैंने अपना यूज किया। तो 2006 में खरीदा था 10,000 का, 24 में बेच दिया 50,000 का। अब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसको कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। रेजिडेंट को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिलेगी, जो हमने ऊपर निकाली थी, ये एडजस्टेड कॉस्ट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे हमें निकालनी पड़ेगी। और ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है एकदम रद्दी है, पता नहीं कहाँ से नंबर आए हैं। 10,000 इंटू 348/117 करेंगे तो 117 जो है वो इंडेक्स नंबर है 2006 का, और 348 है 23-24 का। तो यहाँ पे हमको इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल अमाउंट होगा। फिर हमारे पास डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का टॉपिक भी हट चुका है, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है। तो इक्विटी, अगर आप इक्विटी जैसे इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू किए हैं, उन पे अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो उस पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती कंपनी को। लेकिन अगर कंपनी डेट डिवेंचर्स इशू करती है, उस पे डिविडेंड देती है, मतलब कन्वर्टेबल डिवेंचर से, उस पे अगर डिविडेंड पे हुआ है, डेट किसी भी डेट सिक्योरिटी पे अगर डिवेंचर डिवेंचर डिविडेंड पे हो रहा है तो उस पे कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे रेट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। अब पता नहीं ये रेट सही है या नहीं, मेरे को नहीं पता। अगर आपके टीचर ने करवाए हैं तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो यही कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो 25% का डीडीटी देंगे। अदर सारे एसएससी जो है वो 30% का डीडीटी देंगे, सेस और सरचार्ज मिला के। On dividend distributed to a non-resident or to a foreign company by an infrastructure debt fund, 5% plus surcharge and other cess as applicable। सेस और सरचार्ज मिला के 5% उसको देना पड़ेगा जो कि रेजिडेंट नहीं है या फिर फॉरेन कंपनी है, और उसको डिवेंचर इशू किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में। ठीक है, तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा मार लेना, बहुत ही बढ़िया। पता नहीं क्या था, कुछ तो था, हो गया। वाई आर एफ एम पी पॉपुलर, फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान क्यों पॉपुलर है मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि पॉपुलर है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो एफ एम पी होता है क्लोज एंडेड फंड, होता है एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान। तो हम मान लेते हैं कि ए ने जो है ए एक बंदा है, उसने बैंक में एफडी कराई है 1 लाख रुपए की 9% के लिए 3 साल के लिए।
तो 1 लाख रुपए पे 3 साल में उसको 1 लाख रुपए पे 9% मिलेगा, तो वो हो जाएगा 9,000। 3 साल में हो जाएगा 27,000। तो 27,000 पे उसको 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, 8100। अगर हम ये जूम कर लें कि वो 30% की टैक्स स्लैब में आता है, अब तो टैक्स स्लैब भी चेंज होगी, तो वो 8100 उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर एफएमपी में 1 लाख रुपए 9% के हिसाब से 3 साल के लिए वो इन्वेस्ट करेगा, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा 3024 फॉर 3 ईयर्स। अब उसकी कैलकुलेशन क्या है वो आपको नहीं आएगी, लेकिन एग्जाम्पल जो है वो आप लिखेंगे कैसे। तो इसको जब आप रीड करेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा, एकदम एकदम खुल जाएगा। एफएमपी इज अ क्लोज एंडेड डेट फंड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, बता दिया। तो मेजॉरिटी ऑफ द पेपर्स इन्वेस्टेड इज मैच्ड विद द ड्यूरेशन ऑफ द प्लान। जितना फिक्स मेजॉरिटी प्लान का ड्यूरेशन होएगा उतना ही सिक्योरिटी का भी ड्यूरेशन होगा। तो यहाँ पे एक वही सेम, ठीक है, ठीक है। तो बी जो है वो अगर 36 महीने यानी 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हम इंडेक्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और इंडेक्स नहीं आएगा आपको, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स के नंबर जो है वो बहुत ही रैंडम दे रखे हैं। क्योंकि इंडेक्स के नंबर यहाँ पे बहुत ही रैंडम दे रखे हैं। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ही हो जाएगा, माइनस कर देंगे 15, 122 हो जाएगा, उस पर 20% का टैक्स आएगा 3024। वहाँ पे 8100 था, यहाँ पे 3000 3 साल के लिए। फिक्स मेजॉरिटी प्लान में टैक्स कम लगता है, एमसीक्यू में आ सकता है। बट आर द गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर स्कीम्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थ्योरी के नाम से, थ्योरी के हिसाब से ये नहीं आएगा तो क्या ही आएगा, ये तो पक्का ही आएगा, लिखवा लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पॉइंट्स है, ठीक है जी। 10 11 पॉइंट्स है, बहुत अच्छे से करवा दूंगा मैं आपको, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। स्कीम्स क्या होती हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं स्कीम्स क्या होती हैं। म्यूचुअल फंड एक होता है, वो स्कीम्स निकालता है अलग अलग, इक्विटी स्कीम, डेट स्कीम, कमोडिटी स्कीम, गोल्ड स्कीम, सिल्वर स्कीम, अलग अलग तरह की स्कीम्स होती हैं। उसमें नेट एसेट वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो आप उसमें नहीं इन्वेस्ट करते, एसेट में नहीं इन्वेस्ट करते, आप म्यूचुअल फंड को पैसे देते हो, वो म्यूचुअल फंड उसमें इन्वेस्ट करता है और वो आपको यूनिट्स देता है। उस म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आपको मिलती हैं और आप उन यूनिट्स के मालिक हो, आप एसेट के मालिक नहीं हो। तो उस एक यूनिट का एक नेट एसेट वैल्यू होती है, डिराइविंग फ्रॉम दैट एसेट ओनली। लेकिन आप उस एसेट के मालिक नहीं हो, आप पोजेस क्या करते हो, यूनिट जिसकी एक नेट एसेट वैल्यू है। तो एक सिंगल सिक्योरिटी की एनएवी हमें पता होती है। अब यहाँ पे गाइडलाइंस क्या है कि एक स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए गाइडलाइंस क्या है। सबसे पहला है कि आप 10% से ज्यादा एनएवी जो है वो एक क्रेडिट रेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने सबसे पहली गाइडलाइन क्या दी है कि आप एक क्रेडिट रेटेड इंस्ट्रूमेंट में 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपनी एनएवी का। एनएवी का 10% से ज्यादा आप एक क्रेडिट रेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वो 10%, 12% भी हो सकता है, उसके लिए आपको बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एएमसी का, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड की है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ही पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो उस म्यूचुअल फंड की एक एएमसी होती है जो कि सारे एसेट मैनेज करती है, नाम ही बता रहा उसका। उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से प्रायर अप्रूवल लेना होता है, उस 10% को 12% कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है कि आप 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते एक सिंगल इशूअर में, सिंगल इशू पे, और 25% से ज्यादा नहीं कर सकते टोटल में वो अनरेटेड पेपर से। समझाता हूँ। नो स्कीम कैन इन्वेस्ट more than 10% of its NAV in unrated paper of a single issuer, and total investment by a scheme in unrated paper cannot exceed 20%, 25%। एक अनरेटेड पेपर है, पेपर होता है वही इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी। अगर एक सिंगल इशूअर की में 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और सभी इशूअर्स का मिला के 25% से ज्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकते एक एनएवी का म्यूचुअल फंड। तीसरा क्या है हमारे पास कि आप मनी मार्केट जो है एक, जैसे ये शेयर मार्केट है, वैसे एक मनी मार्केट होता है।
तो आप मनी मार्केट में 30% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उस 30%, उस मनी मार्केट के 30% में क्या-क्या नहीं आता है, वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, कोलैटरल बोरोइंग्स एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस। ये 4 चीज़ें हैं हमारे पास। क्या-क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, कोलैटरल बोरोइंग्स और लेंडिंग ऑब्लिगेशंस। ये नहीं आएंगी। और ऑब्लिगेशन क्या है कि 30% ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के इशूअर की। चौथी हमारे पास में होती है, अ फंड कैन नॉट होल्ड मोर देन 10% ऑफ अ कंपनीज पेड अप कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट्स। नो फंड अंडर ऑल इट्स स्कीम्स कैन होल्ड मोर देन 10% ऑफ कंपनीज पेड अप कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स। क्या कहना चाहता है कि एक कंपनी की पेड अप कैपिटल जो है उसकी 10% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती अगर वो पेड अप कैपिटल वोटिंग राइट्स वाली, क्योंकि 10% एक मेजर स्टेक होता है। और अगर आप 10% से ज्यादा वोटिंग राइट्स किसी कंपनी में होल्ड कर लेते हैं तो आपका उसमें इंटरेस्ट बन जाता है। मतलब इंटरेस्ट बन जाता है, ये पर्सनली नहीं है, लॉ ये कह रहा है कि अगर आप मेजर स्टेक उठा लेते हैं उस कंपनी का तो आपका उसमें इंटरेस्ट हो जाता है और आप बायस्ड हो जाते हैं, तो ये नहीं कर सकते आप। तो 10% पेड अप कैपिटल, कंपनी की पेड अप कैपिटल की 10% से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कौन सी पेड अप कैपिटल? जिसमें वोटिंग राइट्स हैं। जिसमें वोटिंग राइट्स नहीं है उस पेड अप कैपिटल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 10% से ज़्यादा। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है कि आप एक एनएवी में एनएवी के 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते इक्विटी शेयर्स में या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में एक कंपनी के। क्या फर्क था पिछले पॉइंट और इस पॉइंट? इक्विटी के साथ ही वोटिंग राइट्स आते हैं, ये हम सबको पता है। खींचने वाली बात है, खींचने वाली है, च्युइंगम को खींचते हैं। तो क्या कह रहा है कि आप इक्विटी या फिर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में किसी कंपनी के 10% से ज्यादा अपनी एनएवी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये कब एप्लीकेबल नहीं होता? जब आप सीधा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर सेक्टर या फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स फंड क्या होता है? बहुत सारी कंपनी का एक बास्केट होता है, उसमें आप इन्वेस्ट कर देते हैं अपना पैसा। तो अगर आप उसमें कर देते हैं तो ये 10% ऑफ एनएवी वाला कंडीशन वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। फिर है हमारे पास सिक्स पॉइंट, तो एग्रीगेट इंटर स्कीम इन्वेस्टमेंट आप 5% से ज्यादा नहीं। एग्रीगेट इंटर स्कीम क्या होता है? वेट, यहाँ पे यस, दिस पॉइंट, ये है ना? नहीं ये नहीं है, ये तो हो गया, ये वाला है। इफ अ स्कीम इन्वेस्ट इन अनदर स्कीम ऑफ द सेम और डिफरेंट एएमसी नो फीस विल बी चार्ज। इंटर एग्रीगेट इंटर स्कीम इन्वेस्टमेंट कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ नेट एसेट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल। एग्रीगेट इंटर स्कीम क्या होती है? जब एक एएमसी है आपकी, उसके ऊपर एक म्यूचुअल फंड है, उस म्यूचुअल फंड की एक एएमसी हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है। तो अगर आप उसी एएमसी के किसी और म्यूचुअल फंड में, मतलब किसी और स्कीम में, या उस म्यूचुअल फंड की किसी और एएमसी में किसी स्कीम में पैसा लगा सकते हैं 5% तक, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। फिर है हमारे पास अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहता है कि आप किसी, मतलब जैसे म्यूचुअल एएमसी है, इसके ऊपर म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड कंपनी जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड है, तो उसका एक ग्रुप ऑफ कंपनीज हो सकता है, या फिर उस म्यूचुअल फंड का जो स्पॉन्सर है उसकी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है। स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होने का मतलब है कि वो ट्रेड हो सकती हैं पब्लिक में। अनलिस्टेड होने का मतलब है कि वो कुछ ही ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में ट्रेड हो सकती हैं, ट्रेड भी नहीं हो सकती, कुछ ही ग्रुप ऑफ पीपल ने होल्ड कर रखी है, तो वहां पे कोई एंट्री या एग्जिट ले सकता है। तो एक म्यूचुअल फंड अपनी, एक एएमसी अपने म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर या फिर ग्रुप कंपनी के अनलिस्टेड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर स्पॉन्सर या ग्रुप कंपनी को छोड़ के किसी कंपनी की अनलिस्टेड सिक्योरिटी मिल रही है तो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। मान लो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जैसे पीडब्ल्यू है। पीडब्ल्यू का स्टॉक लिस्टेड नहीं है मार्केट, लेकिन अगर पीडब्ल्यू में इन्वेस्ट करने के लिए के लिए शेयर्स मिल रहे हैं, तो एक म्यूचुअल फंड उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है अगर वो उसका स्पॉन्सर नहीं है तो। ठीक है जी।
अगर वो एक ओपन एंडेड स्कीम है, अदर देन स्पॉन्सर, अगर वो एक ओपन एंडेड स्कीम है तो आप 5% कर सकते हैं, अगर क्लोज एंडेड स्कीम है तो आप 10% कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है जी। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, हमने पॉइंट कवर कर लिया, ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया, ये भी कर लिया, यहाँ तक कर लिया हमने। ठीक है जी। हमारे पास ये दो लास्ट के पॉइंट्स बचे हुए, आ जाइए, भी बचा हुआ है, कोई बात नहीं। अब हमने क्या देखा कि आप एक स्पॉन्सर की अनलिस्टेड में नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी स्पॉन्सर से हट के किसी की अनलिस्टेड मिल रही है तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पॉन्सर की लिस्टेड मिल रही है, स्पॉन्सर की लिस्टेड मिल रही है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 25% तक, 25% से ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद है कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर, किसी एक सेक्टर जैसे सीमेंट सेक्टर, मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ऐसे अलग अलग सेक्टर होते हैं। तो इन सेक्टर के डेट स्कीम में, डेट इक्विटी नहीं, डेट स्कीम में 25% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 25% या उससे कम कर सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो क्या एक्सक्लूड करता है, वो एक्सक्लूड करता है सिक्योरिटी जैसे बैंक सीडी, सीबीएलओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटी। रेटेड सिक्योरिटीज क्या होती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, वो ए, डबल ए, ट्रिपल ए, सी, ऐसे, मतलब जैसे आपको स्कोर मिलता था, ग्रेड मिलता था, वैसे ही रेटिंग्स होती हैं अलग अलग। तो ट्रिपल ए बहुत अच्छी रेटिंग होती है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज होती हैं, वो एक्सेप्शन है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एक्सेप्शन है। तो ऐसी ये जो 6-7 चीजें हैं, ये एक्सेप्शन है कि एक उस पर्टिकुलर सेक्टर में आप 25% से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनको आप 25% से ज्यादा भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो मेरा नंबर तो नहीं मैं दूंगा, नीचे मेरा इंस्टाग्राम और लिंक्डइन दिया हुआ है, आप उसमें मुझे डीएम कर सकते हैं। या कहाँ आप इतनी दूर जाएंगे, आप यूट्यूब में की वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे बात क्या आती है कि इस 25% से और 5% आप बढ़ा सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। जैसे ये पर्टिकुलर सेक्टर की बात की गई, तो अब अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको 30% कर सकते हैं। लेकिन वो अलाउड किसको है और कैसे है, तो प्रोसीजर का नाम है इंक्रीज इन एक्सपोजर टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, और इनको हम देंगे भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को ही, क्योंकि नाम ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। अ, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को क्रेडिट रेटिंग मिली हुई है डबल ए और उससे ऊपर की। ठीक है जी। जिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को डबल ए और उससे ऊपर की रजिस्ट्रेशन मिली हुई है ना नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ, उनको हम फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में 25% से ऊपर और 5% का एक्सपोजर दे देते हैं। थैंक यू। टोटल एक्सपोजर ऑफ डेट schemes of mutual fund in a group shall not exceed 20% of the net assets of the scheme. Such investment limit may be extended to 25% of the net assets of the scheme with the prior approval of board of trustees. कुछ भी समझ में नहीं आया आपको, मुझे तो आया है, इसीलिए तो मैं बैठा हूँ। डेट स्कीम में किसी भी, ओवरऑल किसी भी डेट स्कीम में एक म्यूचुअल फंड अपनी 20% से ज्यादा एनएवी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन इस 20% को बढ़ा के 25% किया जा सकता है। इस 20% को बढ़ा के 25% किया जा सकता है अगर आप प्रायर अप्रूवल लेते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का। किसकी, एएमसी की ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं। एएमएफआई है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जो रेगुलेट करती है। जैसे सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई है बैंक्स को संभालती है, तो ये म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को संभालती है बस। मेन बात क्या है, 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, एमसीक्यू में या फिर किसी में भी जो भी आपको आएगा एक नंबर एक मार्क्स का आ सकता है। उसके बाद जो एएमएफआई है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इनको लगा कि पिछले वाले में 10-11 पॉइंट दे दिए थे तो बच्चे फिर से इतने पॉइंट पढ़ेंगे, घबरा जाएंगे। इन्होंने 8-9 पॉइंट को 4 पॉइंट में इकट्ठा कर दिया है, ताकि आपको देखने में लगे कि भाई 4 ही तो पॉइंट है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या है। सबसे पहला पॉइंट है प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स।
म्यूचुअल फंड एसोसिएशन का काम है कि म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट बढ़ाया जाए। किसमें? मार्केट में और पैसा लगाने के लिए। फंड्स और यूनिट होल्डर्स का इंटरेस्ट बढ़ाया जाए कि वो और पैसा डालें मार्केट में, और रेगुलेटर से इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पे अच्छी बात क्या है, मतलब अच्छी सरकाजम में अच्छी बात क्या है कि एक तो इंटरेस्ट प्रमोट करेंगे म्यूचुअल फंड और यूनिट होल्डर का, इंटरेक्ट करेंगे रेगुलेटर से। रेगुलेटर कौन कौन है? सेबी, आरबीआई, गवर्नमेंट और रेगुलेटर। रेगुलेटर ही रेगुलेटर है भाई साहब। नेक्स्ट पॉइंट, सेट एंड मेंटेन एथिकल, कमर्शियल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंडस्ट्री। बहुत इजी है। सेट एंड मेंटेन एथिकल, प्रोफेशनल, कमर्शियल स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंडस्ट्री। ये पहला पॉइंट है। इस दूसरे पॉइंट का दूसरा पॉइंट क्या है? रिकमेंड एंड प्रमोट बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉलोड बाय मेंबर्स एंड अदर्स। नाइस, सब कुछ दो दो। रेकमेंड एंड प्रमोट, रेकमेंड करेंगे, प्रमोट करेंगे बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट होता है एक म्यूचुअल फंड का कि कैसे कैसे काम चलना चाहिए। तो बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो हम रेकमेंड और प्रमोट भी करेंगे, और वो जो है फॉलो भी करवाया जाएगा मेंबर्स से और अदर्स से। मेंबर्स का क्या मतलब है? मेंबर्स एंड अदर्स एंगेज्ड इन एक्टिविटीज ऑफ म्यूचुअल फंड एंड एसेट मैनेजमेंट। जो ऑलरेडी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मेंबर्स हैं उनसे भी, और बाकी लोग जो मेंबर्स नहीं हैं पर इन्वॉल्व हैं इस काम में, उनसे फॉलो करवाया जाएगा। तो ये दूसरे पॉइंट में दो पॉइंट हमने पढ़े। तीसरे पॉइंट में आ जाते हैं। इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड अंडरटेक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स। पहला पॉइंट क्या है? पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज करेंगे, और अंडरस्टैंडिंग और वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड जो है वो इंक्रीज करेंगे, लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाएंगे उनकी। और अंडरटेक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जो इन्वेस्टर नहीं है उनमें अवेयरनेस बढ़ाएंगे म्यूचुअल फंड की। जो इन्वेस्टर ऑलरेडी है उनकी भी अवेयरनेस के लिए हम प्रोग्राम चलाएंगे, ताकि वो और अच्छे से समझें और अच्छे से उनको नॉलेज हो, ग्रिप हो कि जो मेरा पैसा लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है। फोर्थ पॉइंट है टू डेवलप अ कार्डर ऑफ वेल ट्रेन डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड टू इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन फॉर ऑल इंटरमीडियरीज एंड अदर्स एंगेज्ड इन द इंडस्ट्री। वाओ। लास्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं? ये लास्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि हम एक वेल ट्रेन डिस्ट्रीब्यूटर्स का ग्रुप बनाएंगे जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरमीडियरीज के बीच में, और बाकी लोग जो भी इंडस्ट्री में एंगेज हैं, एक इन्वेस्टर के अलावा। एक इन्वेस्टर बॉटम पे बैठा होता है, उसके ऊपर जो भी इंटरमीडियरीज हैं म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टर के बीच में, चाहे वो इंटरमीडियरी है चाहे वो कोई और है, उसमें हम सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे। और वो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वो वेल ट्रेन डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक ग्रुप, एक कार्डर डेवलप किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट लेवलिंग आ रहा है, चल जा, हाँ चलिए, हैंग हो जाता है। तो प्रोडक्ट लेबलिंग के हमारे पास एक रिस्कोमीटर है जो म्यूचुअल एएमएफआई ने इजाद किया है। तो उसमें हमारे पास 6 टाइप के रिस्क हैं। रिस्कोमीटर में 6 टाइप के रिस्क हैं। लो, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई वेरी हाई। ठीक है, जितने मर्जी बना लो। लो, लो टू लोअर, लोअर टू मॉडरेट, मॉडरेट टू मॉडरेट, मॉडरेट टू मॉडरेटली हाई, मॉडरेटली हाई टू हाई, हाई टू वेरी हाई, ऐसे जितने मर्जी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो यहाँ पे लो, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई वेरी हाई। ठीक है जी। तो ये तो इतना कुछ खास है नहीं। म्यूचुअल फंड्स में प्रोडक्ट लेवल देयर स्कीम्स ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस इशूड बाय एएमएफआई इन दिस। मेन बात क्या है कि 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और जनवरी 2021 में इसको रिवाइज किया गया, मतलब इस पे फिर से काम करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये बुक बनानी थी इन्होंने। तो ऐसे मतलब इन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट माना है कि हम क्लास 11th 10th 11th 12th के बच्चों को एफएमएम पढ़ा रहे हैं, पर कोई अमेंडमेंट जो आ रही है उसका कोई इफेक्ट नहीं है बुक में। ठीक है जी। इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 में, रिवाइज किया गया 2021 में। एडवांटेजेस क्या है म्यूचुअल फंड के? यहाँ पे हमारे पास फिर से 10 पॉइंट आ जाते हैं। अब इसको कैसे क्लब करेंगे? तो 10 पॉइंट फिर से डाल दिए हमने। कोई बात नहीं, पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए बैठे हैं, एग्जाम है, पढ़ना है। तो अब आगे हम क्या करने वाले हैं? आगे हम करने वाले हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स की क्या एडवांटेज है उसके लिए इन्होंने 8-10 पॉइंट दिए हुए हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने हर पॉइंट के साथ काफी डिटेल दी हुई है, काफी कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, जो कि जरूरी नहीं है। अगर एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड आ जाता है, और अगर वो मान लो ज्यादा से ज्यादा 5-6 मार्क्स का भी आ जाता है, और इसमें से 5-6 पॉइंट्स भी हम लिखाते हैं कट करके, ट्रिम करके, तो बहुत हो जाएगा।
लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, प्रो टिप, कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है 5 मार्क्स का और उसमें आपको पॉइंटर्स में आंसर आता है, पैराग्राफ में नहीं, पॉइंटर्स में आंसर आता है, तो आप उस, मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 5 पॉइंटर के बाद 2 पॉइंट्स अलग से लिखेंगे, उससे आपको 4.5 मार्क्स, 5 मार्क्स मिलने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि पूरे मार्क्स तो कोई दे दे तो कभी हुआ ही नहीं। तो अगर आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 6-7 पॉइंट लिख देते हैं तो आपको 4.5-5 मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड? एक सेकेंड। हाँ, तो म्यूचुअल फंड जो है इन्वेस्टर को कोशिश करता है देने की बोथ, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स का क्या मतलब है? कि वो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर भी देता है आपको, जो आपका फंड मैनेज करता है, और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी बिल्ड करके देता है, जो कि म्यूचुअल फंड है अपना। तो प्रोफेशनल फंड मैनेजर का क्या फायदा है? प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपको अच्छी सर्विसेज देता है, एक्सपेंस रेशो उसका कम होता है, जो वो कट रखता है अपना उसको एक्सपेंस रेशो कहते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड में कम होती है। उसके बाद वो सारे फंड्स को स्टडी करके लगाता है, ऐसा नहीं कि रिलायंस का नाम है तो रिलायंस में लगा दिया। अगर आपने भी एंट्री लिया है मार्केट में और आने वाले टाइम में उसको लग रहा है रिलायंस का शेयर थोड़ा सा स्टेबल ही रहने वाला है, या फिर थोड़ा सा डाउन भी जा सकता है, तो हो सकता है वो रिलायंस में ना लगाए आपके लिए, जिस हिसाब का फंड आपने सिलेक्ट किया हो। तो वो एक प्रोफेशनलिज्म होता है वहां पे। उसके बाद डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है कि आपका रिस्क एपिटाइट जो भी है, आपने जो स्कीम सेलेक्ट की है उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बिल्ड किया जाता है, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न मिल पाए। तो ये एक एडवांटेज होता है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का। Mutual fund does detailed analysis of companies, offer expertise to read the financial of companies as fund managers assisted by a team of research analysts. तो इन्वेस्टर के पास हो सकता है रिसोर्सेज ना हो डिटेल एनालिसिस करने के लिए, टाइम उसके पास ना हो, तो म्यूचुअल फंड जो है वो एक्सपर्टीज देता है रीड और एनालाइज करने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जैसे यहाँ पे बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट्स और रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जो कंपनी इशू करती है टाइम टू टाइम। और एक म्यूचुअल फंड जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए सब कुछ करता है, और म्यूचुअल फंड के बिहाफ पे हमारे पास फंड मैनेजर हैं जो कि टीम के साथ मिलके रिसर्च एनालिस्ट की ये डाटा जो टाइम टू टाइम कंपनी रिलीज करती है वो सब स्कैन करता है और आपके लिए काम करके देता है, उसमें से थोड़ा सा कट रख के। उसके बाद इन्वेस्टर जो है वो कभी भी एंट्री या एग्जिट कर सकता है, एटलीस्ट ओपन एंडेड स्कीम जो होती है उसमें तो कर सकता है। तो एंट्री और एग्जिट कभी भी हो सकती है, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो सकती है हर महीने, जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट हमेशा आपके बैंक अकाउंट से हर महीने कट सकता है, और आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट हो जाएगा, आपको इसके लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट तो यही था, फोर्थ पॉइंट है कि एक इन्वेस्टर जो शेयर होल्ड कर रहा है, हो सकता है कभी कभी उसको शेयर पैसों की जरूरत हो और वो शेयर बेचने के लिए बिड डाले, आस्क डाले, लेकिन कोई खरीदने वाला ही ना हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्टली शेयर नहीं होल्ड कर रहे हो, यूनिट्स होल्ड कर रहे हो, और वो यूनिट्स आप कभी भी रिडीम कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ जाती है। और अगर वो वहाँ पे लॉक इन पीरियड नहीं है, जो कि यूजुअली म्यूचुअल फंड्स में लॉक इन पीरियड नहीं होता, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा जो है उसका फायदा उठा सकते हैं। लिक्विडिटी का मतलब है कि आपके किसी कोई कन्वर्टेड कैश जो है, मतलब प्रॉपर कैश फॉर्म नहीं है, कन्वर्टेड कैश जो है वो कभी भी आपके पास पैसा आ सकता है कुछ ही टाइम फ्रेम के अंदर। तो जितना ज्यादा लिक्विड होगा उतना जल्दी पैसा कन्वर्ट हो जाएगा आपका। फिर हमारे पास कि यहाँ पे जो है पूरा पैराग्राफ इन्होंने कहानी बना के दिया है, उसमें ये क्या कहना चाहते हैं कि जो नई नई एएमसीज आ रही हैं, नए नए एसेट क्लासेस आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड को बेनिफिट करता है, इन्वेस्टर को बेनिफिट करता है, उसका इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ाता है। एएमसीज जब नई नई आ जाती हैं तो मार्केट में जब कंपटीशन हो जाता है तो रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, सबका एक्सपेंस रेशो कम हो जाता है। उसके बाद जो एसेट क्लासेस हैं वो और गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती रहती है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट और कमोडिटीज मार्केट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, डेरिवेटिव मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। लेकिन इन सब एसेट क्लासेस के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स निकालना वो एक एएमसी का काम है, और वो एएमसी गवर्नमेंट से करवा लेती है। अगर एएमसी नई नई आ जाएंगी और एएमएफआई जो है वो अपना काम अच्छे से करेगी, तो नए नए एसेट क्लासेस म्यूचुअल फंड्स में इंट्रोड्यूस होंगे और लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तो इससे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बेनिफिट होता है। फिर है हमारे पास
एक सेकंड। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास, जो ये भी इन्होंने बहुत बड़ा ही पैराग्राफ कुछ तो क्रेजी किया हुआ है। ये कहना चाहते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, या तो कैपिटल अप्रिसिएशन या फिर रेगुलर डिविडेंड्स। तो जो कैपिटल अप्रिसिएशन है, कैपिटल अप्रिसिएशन का क्या मतलब है कि आपने आज पैसा लगाया 2025 में, पैसे लगाया आपने, मान लो आपके पास लमसम अमाउंट आया 10 लाख रुपए, आपने 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया, और आप चाहते हैं कि ये बढ़े, मुझे इससे पैसा ना मिले, जो अगर पैसा मिल भी रहा है तो वो इसी में दोबारा री इन्वेस्ट हो जाए, और मेरा पैसा 10 20 25 साल के बाद मुझे करोड़ों रुपए मिले, या फिर जो भी उस टाइम पे रेट चल रहा है उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा कॉर्पस बिल्ड हो जाए, मेरा कैपिटल अप्रिशिएट हो जाए, उसको कैपिटल अप्रिसिएशन कहते हैं बेसिकली। तो ये आपके और मेरे जैसे यंग इन्वेस्टर जो हैं उनको चाहिए कि मेरी सैलरी भी आती आ रही है, और मेरा खर्चा महीने का निकल जाएगा, ये जो पैसा आया है ये मैं म्यूचुअल फंड में लगा देता हूँ, ताकि ये फ्यूचर में जाके हेल्प करेगा, मुझे फाइनेंशियली सिक्योर रखेगा। लेकिन जो रेगुलर डिविडेंड्स हैं, जो रिटायर्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, जो एजेड हो गए हैं, 50s में है, 60s में है, वो जब पैसा लगाते हैं ऐसी स्कीम्स में, वो चाहते हैं कि मुझे रेगुलरली डिविडेंड भी आता रहे और थोड़ा थोड़ा मेरा पैसा बढ़ता भी रहे। तो अगर कंपनी डिविडेंड इशू कर रही है तो वो पैसा सीधा बैंक अकाउंट में आ जाता है, और बाकी का म्यूचुअल फंड में लगा रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास इन्होंने क्या कहा, इन्वेस्टर्स इन ईदर इन्वेस्ट इन ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग कैपिटल एप्रिसिएशन और रेगुलर डिविडेंड्स। फिर उन्होंने बताया यंग इन्वेस्टर, उसके बाद उन्होंने बताया रिटायर्ड इंडिविजुअल की मंथली इनकम चाहिए। दिस कैन बी अचीव्ड बाय इन्वेस्टिंग इन डेट ओरिएंटेड स्कीम्स एंड ऑप्टिंग फॉर डिविडेंड पे आउट ऑप्शन, जो रिटायर्ड इंडिविजुअल्स के लिए है। म्यूचुअल फंड आर देयरफॉर फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है, सभी काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड काम करता है। बहुत अच्छी बात है। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास कि एक म्यूचुअल फंड जो होता है वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बिल्ड करता है आपके लिए। तो वहां पे रिस्क स्प्रेड हो जाता है, मान लो कोई एक स्टॉक नीचे चला गया, तो बाकी स्टॉक जो है वो उसको या तो कॉम्पनसेट कर लेंगे या फिर आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल रखेंगे। उतना इफेक्ट नहीं आएगा, मान लो 20% नीचे गया तो बाकियों की परफॉर्मेंस की वजह से हो सकता है 2% ही नीचे जाए, हो सकता है नीचे ना ही जाए। तो ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है, उससे आपका रिस्क कम हो जाता है। तो a fund normally invest in companies across a wide range of industries, so the risk is diversified, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। एक म्यूचुअल फंड जो है वो इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की, कितनी वैल्यू चल रही है। म्यूचुअल फंड ऑल्सो प्रोवाइड्स कंप्लीट पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब ये इसको फायदा बता रहे हैं कि आपका पैसा कहाँ लगा हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं, ये हमारी दरिया दिली है, नहीं तो हम तो बताएंगे नहीं आपका पैसा कहाँ लगा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, फायदा है तो है, लिखा हुआ है तो भाई पॉइंट तो बढ़ाना ही है। तो किस प्रोपोर्शन में, किस स्कीम में, किस एसेट में लगे हुए हैं, वो सब आपको म्यूचुअल फंड डिस्क्लोज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि ये एक वाइड वैरायटी ऑफर करता है। हमारे पास एसेट्स में भी बहुत वैरायटी है, एएमसीज में भी बहुत वैरायटी है, एएमसीज के अंदर स्कीम्स में भी बहुत वैरायटी है। तो ये आपको एक वाइड वैरायटी प्रोवाइड करता है। एंड इन्वेस्टर कैन पिक अप अ स्कीम डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल। उसको कितना रिस्क, कितना रिटर्न चाहिए, उसकी रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं तो आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है, अगर आप 20s में है तो आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर 30s में है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है तो आपका रिस्क एपेटाइट और कम हो जाता है, फिर अगर आप 60s में पहुंच जाते हैं तो आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी नहीं है, आपकी फैमिली आपके ऊपर अगर डिपेंडेंट नहीं है। ये एक जनरलाइज्ड बात है। अगर आप 60 में, अगर कोई इंसान 60s में भी ओनली अर्निंग मेंबर है तो उसके पास तो तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो डिपेंड करता है हर किसी के ऊपर। All the mutual funds are registered with SEBI and they function within the provisions of strict regulation designed to protect the interest of the investor। मेन बात क्या है कि वाइड वैरायटी ऑफर करता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के बारे में एक धारणा, नोशन बना सकते हैं कि वाइड वैरायटी ऑफर करता है, एएमसीज बहुत ज्यादा हैं, एसेट क्लासेस बहुत ज्यादा हैं, उसके बाद स्कीम्स में बहुत ऑप्शन है, फिर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफर करता है, फिर म्यूचुअल फंड जो है वो एक रेगुलेटेड सेक्टर है, यहाँ पे एएमएफआई काम कर रहा है, सेबी काम कर रहा है, और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए काम कर रहा है। इससे आपके 4 5 पॉइंट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। तो अगर आप, और अगर आप बाकी के 2 3 पॉइंट्स याद कर लेंगे तो आपका आंसर आराम से बन जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, 10 मिनट हो गए आप हमें यही करते हुए, वाह। अभी तो मैंने इतनी तेज एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमारे पास सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, इन्होंने एक तो मतलब ऐसे ही रैंडम कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, मेरे को पता नहीं इससे क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे ये, पर चलो मैं आपको समझा देता हूँ कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। मंथली डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट प्लान होता है कि मतलब आप एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में, वो आपको यूनिट्स दे देता है। उससे फायदा क्या होता है
फायदा ये होता है कि जैसे ये जो डॉट है, ये जो डॉट है, ये जो डॉट्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही है एनएवी आपकी, और ये जो है ये यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर एनएवी कम चल रही है, इसका मतलब है मार्केट डाउन चल रहा है अगर, तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर एनएवी ज्यादा चल रही है तो आपको यूनिट्स कम मिलेंगी। यहाँ पे एनएवी ज्यादा चल रही है, यहाँ पे आपको यूनिट्स कम मिल रही है। यहाँ पे एनएवी बहुत कम है तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम यूनिट्स मिल गई हैं। तो इससे एवरेज कॉस्ट आ जाती है कि मान लो पहले महीने 100 में खरीदा था, दूसरे महीने 80 में खरीद लिया, तो एवरेज कॉस्ट 90 हो गई। तो ऐसे ही ओवर ईयर्स आपकी कॉस्ट एवरेज हो जाती है। आपको धक्का नहीं लगता जब मार्केट क्रैश होता है। आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता जब मार्केट बहुत ऊपर चल रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका पोर्टफोलियो ऊपर ही जाएगा, ऐसा चांस ऑलमोस्ट 100% है। तो यहाँ पे इन्होंने जो एग्जांपल दिया उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आगे क्या कह रहा है कि देयर आर a small section of investors like domestic staff, drivers and other employees earning low incomes and who may not have PAN cards or other documentation required for investing in mutual funds. They are advised by their employers to invest in SIPs. In order to facilitate their investments, has withdrawn the requirement of PAN or SIPs where investments are not over 50,000 in a financial year. एक साल में, फाइनेंशियल ईयर में, अगर आप 50,000 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे एसआईपी में अगर आपने 2,000 रुपए लगाए, तो आपका तो साल का 36,000 ही हुआ। तो वहां पे आपको पैन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो लो इनकम अर्निंग ग्रुप्स होते हैं वो पैन कार्ड नहीं बनवा पाते। मतलब उनको इतना एक्सपोजर नहीं होता। बनवाने को तो बनवा सकता है कोई भी, लेकिन वो बनवा नहीं पाता है क्योंकि उनको इतना एक्सपोजर नहीं होता। और अगर आप 50,000 से नीचे 50,000 या उससे नीचे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको पैन कार्ड की जरूरत नहीं होती। इनको हम माइक्रो एसआईपी भी कहते हैं। फिर हमारे पास सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान क्या कहता है? बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। फर्स्ट केस लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने किसी महीने की, मतलब अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी लेते हैं, 1 फरवरी, मान लेते हैं 1 फरवरी को आपने क्या किया, डिसाइड किया कि आपने पहले से डिसाइड कर रखा कि एक फंड में पैसा जाना है 5,000 रुपए, लेकिन आपने सिस्टमेटिक ट्रांसफर करना है। तो एक महीने में आप इंस्टॉलमेंट्स में 1,000 पे कर रहे हैं। पैसा मार्च का है, लेकिन आप फरवरी में उसको पे कर देते हैं। कैसे? आपने डिसाइड किया कि हर 5 दिन में एक एक हजार रुपए जाएंगे। तो 5 को 1,000 गए, फिर 10 को 1,000 गए, फिर 15 को, फिर 20 को, फिर 25 को 1,000 रुपए गए। और ऐसे 25 दिनों में आपके 5,000 रुपए लग गए इस स्कीम में। इससे फायदा क्या हो रहा है कि जो पैसे, जो अमाउंट 5 को गया, 1,000 रुपए, बाकी के 4,000 जो है उन पे अभी भी आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है। और जो 1,000 रुपए 25 तारीख को जाने हैं उस पे तो आपको 25 दिन का इंटरेस्ट मिल रहा है। वो फंड में लगने हैं अगले महीने, लेकिन आपने पहले ही लगा दिए, उससे आपको फंड का भी फायदा, फंड का भी इंटरेस्ट मिल गया, और जो पैसे बचे हुए हैं उसका भी बैंक से इंटरेस्ट मिल गया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि बैंक आपको 4 से 5% का इंटरेस्ट देगा। यहाँ तो 4 से 6 लिखा हुआ है, असल में तो 3 से 4 ही होएगा। ये तो कुछ तो फूक रखा है इन्होंने, अमेंड करता ही नहीं है इसको। केस टू में क्या है? केस टू में ये है कि अगर आप 5,000 के 5,000 पहली तारीख को किसी लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे पैसा जल्दी बाहर आ सकता है, और फिर आप उस लिक्विड फंड से हर 5 दिन में एक एक हजार रुपए उस एसआईपी में लगाते हैं, तो उस लिक्विड फंड में आपको बैंक से भी ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, और आपका पैसा एसआईपी में भी लग जाएगा आसानी से। तो उस लिक्विड फंड का इंटरेस्ट जो है या फिर रिटर्न जो है वो भी मिल रहा है आपको, बहुत बढ़िया। उसके बाद एसआईपी का जो रिटर्न है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे फायदा क्या है कि कोई एग्जिट लोड नहीं होता कि आपने लिक्विड फंड से पैसा निकाल लिया 5 दिन में तो कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। लिक्विडिटी वहां पे बहुत मिलेगी, जैसे उसका नाम बता रहा है कि लिक्विड फंड है। और इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा आपको, रिटर्न ज्यादा मिलेगा बैंक से। और सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान की ये आपको खुद नहीं करना होता, ये आप अपने बैंक को बता देते हैं, वो बैंक आपका अपने आप कर देता है। या फिर जो म्यूचुअल फंड है उसमें आप प्रोग्राम कर देंगे तो वो भी हो जाएगा। फिर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या कहता है? एक इन्वेस्टर जो है वो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करता है और विड्रॉ करता है कुछ रेगुलर, आप कुछ एक लमसम अमाउंट 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया, और अब आप चाहते हैं कि हर महीने मेरे को एक एक हजार रुपए आता रहे या 5-5 हजार रुपए आता रहे। वो इन्वेस्टेड भी है और पैसा आपको आ भी रहा है, तो सिस्टमैटिक विड्रॉल हो रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट था, इसमें विड्रॉल हो रहा है। दिस रिजल्ट इन स्टेडी इनकम फॉर द इन्वेस्टर while at the same time his principal also gets drawn
डाउन ग्रेजुअली, क्योंकि 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे और हर साल आप 5-5 हजार निकाल, हर महीने आप 5 हजार निकाल रहे हैं, हर साल 60 हजार निकाल रहे हैं, तो आपका प्रिंसिपल 10 लाख से कम होता रहेगा हर साल, 60 हजार से कम होता रहेगा हर साल, 10 लाख में से। और आपका, लेकिन आपके उस प्रिंसिपल पे तो आपको रिटर्न मिल ही रहा है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज है 60 और यहाँ पे आपने 20 साल के लिए 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, फिर आप चाहते हैं कि हर साल 1 लाख रुपए आता है, तो उस हिसाब से 8,333 रुपए हो गए हर महीने विड्रॉवल के। यहाँ पे हमने कंपाउंडिंग नहीं ली। अगर हम कंपाउंडिंग लेंगे तो ये अमाउंट जो है वो या तो आपको लॉन्गर पीरियड के लिए मिल जाएगा, या फिर जो आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं वो आप ज्यादा विड्रॉ कर पाएंगे। वहीं पे एसआईपी और एमआईपी में क्या फर्क है ये इन्होंने डाला है, लेकिन एमआईपी का कहीं जिक्र नहीं किया। एमआईपी की फॉर्म में नहीं था। एमआईपी होता है मंथली इनकम प्लान। यहाँ पे आपने सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है लमसम, और उसमें से आपको विड्रॉ हो रहा है। लेकिन मंथली इनकम प्लान में ये एक म्यूचुअल फंड का प्लान होता है। ये टाइप ऑफ स्कीम होती है जहाँ पे कैपिटल आप लगा देते हैं, वो सेम रहती है, उस पे जो इनकम होती रहती है वो आपको मिलती रहती है। और क्योंकि ये एक मंथली इनकम प्लान है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है और रिटर्न ज्यादा होता है। लेकिन आपके रिस्क को बैलेंस्ड रखते हुए आपको इनकम आती रहती है, प्रिंसिपल नहीं आपका कम होता। प्रिंसिपल आपका सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में कम होता है, लेकिन आप उसमें आपको इनकम ज्यादा मिलती है। तो ये है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। हमने एसआईपी देखा, एसटीपी देखा और एसडब्ल्यूपी देखा। अब आगे हम देखेंगे कि डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ ऑप्शंस, इन सब में से बढ़िया कौन सा ऑप्शन है। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन रखी है कि इन्वेस्टर्स गेट ऑफन गेट कंफ्यूज बिटवीन द अबव मेंशन्ड डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ ऑप्शंस क्या होती हैं। तो उनको चूज करना पड़ता है म्यूचुअल फंड यूनिट्स परचेज करते वक्त कि क्या चूज करना है। तो ये ऑप्शन इंसान कैसे सिलेक्ट करेगा कि जब यूनिट्स परचेज करनी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तब सिलेक्ट करना होता है कि क्या इनमें से चाहिए। तो इन्वेस्टर ज्यादातर क्या सोचते हैं कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़िया रहेगा, उससे ग्रोथ ज्यादा मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको चूज करना होता है अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि आपने क्या करना है। तो सबसे पहले इन्होंने समझाया कि ग्रोथ ऑप्शन क्या होती है। ग्रोथ ऑप्शन वो इन्वेस्टर लेते हैं जो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए देख लेते हैं कि इन्वेस्टर समझो 25 साल एज है उसकी, वो 1 लाख रुपए लगा रहा है इन्वेस्ट इक्विटी स्कीम में, 1 लाख रुपए लगा रहा है। उसको रेगुलर इनकम नहीं चाहिए, उसकी सैलरी आ रही है, उसकी मंथली, उसको रेगुलर इनकम नहीं चाहिए क्योंकि उसकी सैलरी आ रही है, तो वो ग्रोथ ऑप्शन चूज कर लेगा। उससे क्या होगा कि उसको 1 लाख लगाने हैं पैसे, उसने 1 लाख रुपए लगाने हैं, 100 रुपए का एक यूनिट है मान लो, तो उसको 1,000 यूनिट्स मिल जाएंगे। उस पर 12% का उसको रिटर्न मिलेगा। कि अगर स्कीम 12% रिटर्न दे रही है, 1 साल के बाद उसके हो जाएंगे 12,000 रुपए, ग्रो हो जाए 12,000 रुपए बढ़ जाएंगे, क्योंकि 1 लाख रुपए लगाए थे, 12%, 12,000 रुपए बढ़ गए। तो उसने अगर 100 रुपए में इन्वेस्ट किया था, तो उसकी अब एनएवी बढ़ जाएगी, 112 रुपए हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए, 100 रुपए की एनएवी थी, उस पे 1,000 यूनिट चले थे। 1 साल के बाद 1,12,000 हो गए। 1,12,000 पे उसकी एनएवी बढ़ गई, 112 रुपए हो गए, यूनिट्स उसके सेम 1,000 ही रहे। यहाँ पे ये होता है ग्रोथ ऑप्शन कि पैसा बढ़ता रहता है, एनएवी बढ़ती रहती है। जब आप रिडीम करते हैं तो आपको उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। फिर हमारे पास डिविडेंड पे आउट ऑप्शन। डिविडेंड पे आउट ऑप्शन क्या होता है? डिविडेंड पे आउट ऑप्शन होता है कि अगर कोई चूज करता है तो उसका क्या मतलब है, 1 साल के बाद उसको रिसीव हो जाएंगे 12 रुपए एज ए डिविडेंड, जो उसका पैसा बड़ा है। क्योंकि डिविडेंड जरूरी नहीं है कि कंपनी ही इशू करे, म्यूचुअल फंड कंपनी, खुद म्यूचुअल फंड कंपनी भी डिविडेंड इशू करती है। उस डिविडेंड को कहते, वो डिविडेंड पार्ट होता है जो अपने इनकम होगी उसके उसके ऊपर, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम हुई है। जैसे 1 साल के बाद 12 रुपए बढ़ गए हैं, कि एनएवी में ये 12 रुपए बढ़ गए हैं, तो ये 12 रुपए आपको कैश आउटफ्लो हो जाएगा स्कीम में से, या आपको बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो आपकी एनएवी जो 112 हो सकती थी वो 12 रुपए से बढ़ गई, तो 100 रुपए ही हुई। नेट नेट कोई चेंज नहीं हुआ, एनएवी आपकी सेम रही। लेकिन ग्रोथ ऑप्शन में आपकी एनएवी हो जाती 112 रुपए। तो अब आपको कोई नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं मिलेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स तो वहां पे भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन आपको 12,000 रुपए मिल जाएंगे 1,000 यूनिट्स के बदले में, 12 रुपए के हिसाब से।
ठीक है जी। तो डिविडेंड पे आउट ऑप्शन विल नॉट गिव हिम द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग एज रुपीज 12,000 विल बी टेकन आउट ऑफ स्कीम। तो कंपाउंडिंग का क्या फर्क होता है, 1 लाख रुपए जब 1,12,000 हुए तो 1,12,000 पे इंटरेस्ट लग रहा है, रिटर्न मिल रहा है ना। लेकिन डिविडेंड पे आउट हो गया जब 12,000 रुपए बाहर आ गए स्कीम से, तो 1 लाख पे पहले ही इंटरेस्ट मिल रहा था, 1 लाख पे अब इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसमें कंपाउंडिंग नहीं लगेगी। तो एंड विल नॉट कंटिन्यू टू ग्रो लाइक मनी विच इज स्टिल इन्वेस्टेड इन द स्कीम। वही जो मैंने आपको समझाया अभी वही। तो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, तो ये डिविडेंड पे आउट था जहाँ पे हमें 1 साल के बाद जितना पैसा ग्रो हुआ वो मिल जाता है, और एनएवी हमारा सेम रहता है। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या होता है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में जो डिविडेंड अभी हमने ऊपर डिस्कस किया जो पे आउट होता है वो री इन्वेस्ट हो जाता है। तो इन्वेस्टर चूज करता है डिविडेंड री इन्वेस्ट करना। सो द ₹12 which he receives as dividend gets into the scheme at ₹100. This is because after the dividend NAV would fall to ₹100। फर्क क्या है ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में, आप सोच रहे हो क्या है। ग्रोथ ऑप्शन में एनएवी बढ़ रही है क्योंकि डिविडेंड पे आउट तो हुई, निकल तो रहा ही नहीं। लेकिन डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड निकल के फिर से री इन्वेस्ट हो जा रहा है। असल में नहीं निकल रहा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट वो है कि डिविडेंड पहले अलग होएगा प्रिंसिपल से, फिर री इन्वेस्ट होएगा। इसका क्या मतलब है कि वो डिविडेंड आपका प्रिंसिपल बन जाता है। जो 1,12,000 में ग्रोथ ऑप्शन में 1,12,000, 1 लाख प्रिंसिपल है और 12,000 आपका रिटर्न है, वो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में 1,12,000 पूरा ही आपका प्रिंसिपल बन जाता है 1 साल के बाद। तो द ट्रू इन्वेस्ट दस द इन्वेस्टर गेट्स 12,000 बाय 100 120 एडिशनल यूनिट्स मिल जाते हैं आपको। वहां पे 1,12,000 बाय एनएवी 112 1000 यूनिट्स, यहाँ पे 1,12,000 1 लाख के 1,000 यूनिट्स प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 100, द एनएवी रिमेन सेम। द यहाँ पे हमारे पास क्या है, एज द रिटर्न इन केस ऑफ ऑल थ्री ऑप्शंस वुड बी द सेम फॉर ग्रोथ ऑप्शन द इन्वेस्टर विल हैव 100 यूनिट्स एट। यहाँ पे इन्होंने क्यों ये लाइन लिखी, द रिटर्न इन केस ऑफ ऑल थ्री ऑप्शंस वुड बी द सेम। वाओ। ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्टर को 100 रुपए मिलेंगे, 100 यूनिट्स मिलेंगे, एक वो 100 यूनिट्स नहीं आएंगे, यहाँ पे 1,000 यूनिट्स आएंगे, ठीक है जी। 112 रुपए पे इक्वल्स टू 1,12,000। डिविडेंड री इन्वेस्ट जो हुआ उस पे 1,120 यूनिट्स हो जाएंगे 100 रुपए की एनएवी पे, जो 1,12,000 फिर से बन जाएंगे। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन तीसरे वाले में तो डिफरेंस है। इट मस्ट बी नोटेड दैट द इक्विटी स्कीम्स, इफ फॉर द इक्विटी स्कीम्स देयर इज नो डिविडेंड डीडीडी, ये हमने पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ लिया था। इक्विटी स्कीम्स पे कोई नहीं मिलता। डेट स्कीम में क्या है कि इन्वेस्टर विल नॉट गेट 12 रुपीज एज डिविडेंड, तो वहां पे उसको डेट स्कीम में 12 रुपए का डिविडेंड नहीं मिलेगा अगर वो डिविडेंड पे आउट एक्सेप्ट करता है। वहां पे उसको कुछ टैक्स कट जाएगा और उसमें से डिविडेंड मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने ये लाइन लिखने के बाद, ये लाइन अपने हाथ से लिखने के बाद कि रिटर्न इन द केस ऑफ ऑल थ्री ऑप्शन वुड बी द सेम, ये टेबल बना के डिफरेंस दिखाया है, क्या होगा डिफरेंस। यहाँ पे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है 12,500, 12,500 और 10,000, डिफरेंस तो दिख ही रहा है तीनों में है। तो 20 रुपए पे 10,000 यूनिट्स, 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 500 यूनिट्स मिली, सेम अभी तक। फिर एनएवी म्यूचुअल फंड 1 साल के बाद, यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 था, 31 मार्च 2021 को 25 रुपए एनएवी हो गई तीनों की, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, ग्रोथ में कोई नहीं हुआ। री इन्वेस्टमेंट और पे आउट में तो हुआ, डिविडेंड तो डिक्लेयर हुआ। री इन्वेस्ट हो गया डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में, 5 रुपए में 500 यूनिट्स में 2500 का, इसमें तो हुआ ही नहीं, तो री इन्वेस्ट किया होगा। पे आउट में तो निकल गया डिविडेंड, तो डिविडेंड पे आउट हो गया यहाँ पे 2500। पोस्ट डिविडेंड एनएवी क्या है ग्रोथ ऑप्शन में, एनएवी रिमेन्स द सेम, सेम अभी हमने पढ़ा। उसके बाद हमारे पास री इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड एनएवी जो है वो 25 रुपए माइनस 5 हो गई, क्योंकि 5 रुपए का 5 रुपए से एनएवी कम हो गई क्योंकि वो 5 रुपए इन्वेस्ट हो गए दोबारा से। और यहाँ पे भी सेम हुआ है। तो डिविडेंड के अगेंस्ट जो यूनिट्स इशू हुए हैं, तो डिविडेंड री इन्वेस्ट हो गया जहाँ पे, तो वहाँ पे तो यूनिट्स इशू हो गए 125। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो हेल्ड है, यहाँ पे 500 यूनिट्स हेल्ड थे, यहाँ पे 500 यूनिट्स हेल्ड थे, तो यहाँ 500 है, यहाँ 500 है, यहाँ पे क्योंकि री इन्वेस्ट हो गया तो 125 के ऐड हो गए हैं, 625 हो गए हैं। एंड भी हमारे पास 25 यहाँ है और 20 यहाँ है क्योंकि डिविडेंड पे आउट हो गया है। लेकिन री इन्वेस्ट भी हो गया है यहाँ पे, तो लेकिन एन भी कम होगी। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास आपके सामने है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया है, जो कि शुरू में था, कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये दिया हुआ है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाया है। अब इस पे क्वेश्चन बने या ना बने, ये सीखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन सीखने के लिए तो मेन क्लास होती है, ये तो रिवीजन। पर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है
कि आपने 100 रुपये आज इन्वेस्ट किए, उस पर 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो अगले साल आपको 100 रुपये पे नहीं 110 पे इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि 11 रुपये हो जाएगा। फिर वो 121 पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको, जो कि 12.1 हो जाएगा। तो वो ऐसे ऐसे ऐड होता रहेगा, तो वो कंपाउंडिंग होती रहेगी एक्सपोनेंशियल मैनर में। लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया है हमारा। देखते हैं कितने टाइम की वीडियो बनी है। आई थिंक 50 मिनट्स की बनी होगी। बाकी अगर जो भी है देखते हैं। चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। टेक केयर, पढ़ाई करते हैं अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।